आज हम बात करेंगे चालकता एवं विद्युत अपघटन की। इस चैप्टर में हम बात करते हैं बेटा कि पदार्थ जो है ना दो तरीके से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग विभाजित किए गए हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। जैसे कि जितनी भी धातुएं होती हैं या अम्लों, क्षारों तथा लवणों के जो जलीय विलयन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चे, विद्युत के चालक होते हैं। और जो अपने अंदर से विद्युत धारा का चालन नहीं करने देते हैं वो कौन होते हैं, नॉन कंडक्टर्स या कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण कैसे होता है, जैसे शुद्ध जल। जी हाँ, शुद्ध जल जो होता है आपका वो विद्युत धारा का कुचालक होता है बेटा, ठीक है। अब जब शुद्ध जल में कुछ लवण वगैरह मिलाए जाते हैं ना तब जाकर के वो जो है चालक बनता है, वरना शुद्ध जल जो है वो कुचालक ही होता है। बर्फ, कांच, रबर वगैरह जितने भी जो पदार्थ हैं वो सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अब कोई भी पदार्थ विद्युत धारा का जो प्रवाह है केवल तभी कर सकता है जब उसमें या तो आवेशवाहक उपस्थित हो या आवेशवाहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला बल उपस्थित हो। यानी कि आवेशवाहक यानी कि चार्ज के कैरियर उपस्थित हो और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, या तो वो उपस्थित यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर के धारा का चालन होगा। तो आगे है विद्युत चालक जो है अलग अलग तरीके से इनको विभाजित किया गया है। एक होते हैं धात्विक चालक, जितनी भी धातुएं होती है वो सारे के सारे धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम वगैरह, सारे के सारे कौन होते हैं बेटा, विद्युत धारा के चालक होते हैं। और कैसी होती हैं, सारी की सारी धातुएं होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धात्विक चालक कहते हैं। बिना रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा, मतलब बिना कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा इनमें विद्युत का चालन होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लोहे का तार लगाया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और वो लोहे का जो तार था वो गोल्ड का बन गया, ना जी, ऐसा नहीं होगा। यानी कोई रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर आवेशवाहक का जो कार्य है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं बेटा, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी इन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार से विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं वो भी होते हैं। जैसे आपने देखा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। ये मुख्यतः है बेटा आयनिक जो चालक है ना, इनको आयनिक चालक बोलते हैं। जैसे कोई भी आयन होता है ना, NaCl देख लीजिए, एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। इस आयनिक कंपाउंड को यदि आप तोड़ते हो संगलित अवस्था में, अगर इसको लेके आते हो तो ये Na+ का और Cl- का निर्माण करते हैं, या फिर यह इसकी जलीय अवस्था में भी Na+ आयन और Cl- में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की वजह से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि अगर पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जब आना जाना शुरू करते हैं तो यहाँ से विद्युत धारा का चालन होता है। तो इस तरीके के जो चालक होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। तो जलीय विलयन में वियोजन के आधार पर विद्युत अपघटनी चालकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनका पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जिनका 100% आयनाइजेशन हो जाता है, 100% आयनन जिनका पॉसिबल हो, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जितने भी प्रबल अम्ल हैं, प्रबल क्षार हैं तथा प्रबल जो लवण हैं, वे सभी प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण होते हैं बेटा, ठीक है। और ऐसे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि जिनका 100% आयनन जो है वो नहीं हो पाता, यानी कि ऐसे ध्रुवीय विलायकों में कम आयनन दर्शाने वाले जो होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि जिनका 100% आयनन संभव नहीं है वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो हैं उनके उदाहरण जो हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल लवण होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर क्या है। तो देखो एक सारणी बनाई हुई है, इस सारणी से आपको पता लगेगा कि भाई धात्विक चालक में और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर क्या होता है। धात्विक चालक जो है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं, यहाँ पर मुक्त आयनन उत्तरदायी होते हैं। यानी कि धात्विक चालक अगर विद्युत का चालन करेगा ना तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, जबकि यहाँ पर मुक्त आयनों के द्वारा
है ना, जो आयनन के पश्चात जो आयन आपको मिले हैं उन आयनों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, यानी कि विद्युत धारा का चालन होगा। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, परंतु यहाँ पर विद्युत अपघट्य का विघटन जरूर हो जाता है। NaCl जो था वो Na+ में और Cl- में टूट जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। धात्विक चालक में द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, परंतु यहाँ पर द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अरे Na+ जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो Na की जो संख्या है, Na+ के जो द्रव्यमान का जो स्थानांतरण है वो किधर जाएगा, उधर इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो विलायक अणुओं के साथ आयनों की टक्कर के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें अंतरायनिक आकर्षण बल होता है। भाई NaCl आपके पास में है, अब Na+ अलग हुआ है और Cl- अलग हुआ है, दोनों ही जो है अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो यार बीच में एक Na जो है बहुत सारे Cl से भी तो टकराएगा। वो जो Cl है वो अंतरायणिक आकर्षण बल के कारण Na+ को पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। कम प्रतिरोध के कारण ये साधारणतः अच्छे चालक होते हैं, इनका जो प्रतिरोध होता है बेटा वो कम होता है, जबकि यहाँ पर उच्च प्रतिरोध होता है, इसलिए इनकी चालकता जो है वो धात्विक चालकों की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। यहाँ पर तापमान बढ़ाने के साथ साथ धारा में प्रवाह, यानी कि प्रतिरोध, धारा के प्रवाह में प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी धातु को गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और जो कर्नल वाला भाग है, यानी कि बाहर वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यदि उनको हटा दिया जाए तो बचा हुआ जो धातु का पोर्शन है, बचा हुआ जो धातु का भाग है वह कर्नेल कहलाता है। तो कर्नेल और इलेक्ट्रॉनों के मध्य तापमान बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वहां पर वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में या स्थानांतरण में जो है वो दिक्कत आती है और प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पर तापमान बढ़ाने से धारा के प्रवाह में प्रतिरोध घटता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आयन जो है वो जल्दी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इधर विद्युत अपघटनी चालकों का यदि आप तापमान बढ़ा देते हो बच्चों, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है कि जो आयन है बेटा उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ या जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाने लगते हैं, तो विद्युत धारा का जो चालन है वो बढ़ जाता है। अब विद्युत अपघटनी विलयनों का जो चालकत्व है उनको समझाने के लिए यहाँ पर देखो कंडक्टेंस क्या होता है। किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। यानी कि किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, यानी कि आपने NaCl का पानी में घोल करके एक मिश्रण बनाया था, तो वो क्या है, जलीय विलयन है उस विद्युत अपघट्य का। अब इसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता है, इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी कितनी नहीं प्रवाहित होगी, वो जो क्षमता है उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहा जाता है, और इसे C से डिनोट करते हैं। और ये जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, यानी कि कंडक्टेंस जो है वो 1/रेजिस्टेंस होता है। बोलो बात समझ में आता है, आगे बढ़ता है। तो धात्विक चालकों के समान ओम का जो नियम है विद्युत अपघटनी चालकों के लिए भी सत्य होता है। ओम का नियम क्या बोलता है, जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, है ना, V जो है I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि क्या होगा आपका R, और R की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो V/I आएगी। यहाँ पर R की वैल्यू V/I है, तो C क्या था, 1/R था। बोलो, थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था C क्या था, 1/R था। तो यार R की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो I/V हो जाएगा, तो C अपना क्या आ जाएगा, I/V आ जाएगा। चूंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अर्थात चालकत्व का जो मात्रक होगा वो ओम का इनवर्स होगा, जिसको ओम इनवर्स इस साइन से भी डिनोट करते हैं, और OHM को MHO उल्टा करके इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मोह भी इसका एक यूनिट होती है बेटा। SI पद्धति में चालकत्व का जो मात्रक होता है वो सीमेंस होता है, जो कि समीकरण 3 से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको सीमेंस से भी डिनोट किया जाता है, या फिर इसको ओम इनवर्स भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको OHM इनवर्स भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको MHO भी लिख सकते हो। तो टोटल मिला के बात यह है कि भाई किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उस विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि विभवांतर भी कितना हो, 1 वोल्ट हो, और यहाँ पर विद्युत धारा का जो चालन है वो भी कैसा हो,
मतलब अगर 1 वोल्ट विभवांतर हो, यानी कि V की वैल्यू अगर 1 हो ना बेटा, V की वैल्यू अगर 1 हो, यदि V बराबर 1 हो तो C बराबर भी 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? C और I जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अगर V जो है, V का मान अगर 1 है तो बताओ C और I जो है वो बराबर हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यानी कि 1 वोल्ट के विभवांतर पर जो चालकत्व है वो उसमें प्रवाहित धारा के बराबर होता है। विशिष्ट चालकता या चालकता की बात करते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखो मैंने कहा था चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है ना, और विशिष्ट चालकता जिसे कप्पा से डिनोट करते हैं बेटा, ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है रो उसका व्युत्क्रम होती है। तो विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, जिसे कप्पा से डिनोट करते हैं, जिसको हम 1/ρ लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो विद्युत अपघट्यों के विलयन की स्थिति में यदि धारा प्रवाह के लिए विलयन के द्वारा डाला गया प्रतिरोध यदि R है तो R की जो वैल्यू है वो तार के एकांक लंबाई के समानुपाती होती है। तो बताओ R बराबर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, और तार के ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और अनुप्रस्थ काट यानी कि तार या इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। और इन 1 और इस इक्वेशन 2 को अगर आप मिलाते हो तो ये कितना आ जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L/A। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन, ये जो साइन है आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लगाना पड़ेगा क्या? कांस्टेंट, जो कि क्या होगा आपका रो। इसको हम रो से बोलते हैं, RO रो से आप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये रो जो है एक आनुपातिक स्थिरांक है, यह चालक का अभिलाक्षणिक गुण है तथा इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसी को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ से अगर हम इस रो की वैल्यू को अगर हम निकालें तो बताइए RA/L आएगी कि नहीं आएगी? तो यही आपका क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी का व्युत्क्रम क्या होता है? विशिष्ट चालकता होती है। तो चालकता जो है 1/ρ है, और 1/ρ है तो बताओ रो जो है वो ऐसे ऐसे है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसलिए विशिष्ट चालकता कप्पा जो है वो CL/A के बराबर आती है। अब यदि L जो है एकांक लंबाई रख दें, यानी कि एक एकांक लंबाई का जो इलेक्ट्रोड है यदि उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक कप्पा जो है वो C के बराबर आएगा। कप्पा C के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब, बताओ 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना, यानी कि किसी विलयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब भाग की जो चालकता है वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक जो है वो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। बोली बात समझ। बात करते हैं बेटा सेल कांस्टेंट की या सेल नियतांक की। अब सेल नियतांक क्या होता है? सेल आपको पता है कि कप्पा का जो सूत्र था वो क्या था बेटा? C/L/A। तो यहाँ पर जो L/A का रेशो है, मतलब इसमें L/A जो सेल नियतांक है ना, L/रेशो का जो है रेशो, ये क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट कहलाता है या सेल नियतांक कहलाता है ना। अब इसका जो मान है प्रत्येक सेल के लिए अलग अलग होगा, है ना, निश्चित होता है। और इसे सेल के 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुरूप में या इसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। देखो अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं ना तो हम तार की लंबाई की और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात कर रहे होते हैं, बट क्योंकि हम विद्युत अपघट्यों की बात कर रहे हैं तो विद्युत अपघट्यों के लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े इलेक्ट्रोड ले लेते हैं 2, ठीक है। और इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को इस प्रकार से, इन दोनों ही इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रोड जो है इस प्रकार आप लेकर के अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया है जिसे मैं लाल भाग से प्रदर्शित कर रही हूँ। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है वो भी कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड को, ऐसे 2 इलेक्ट्रोडों को समानांतर मैंने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। तो ये
इनके बीच की जो लंबाई और इनके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इसी को क्या कहा जाता है? सेल नियतांक कहा जाता है। बोलिए समझ गए ना? तो आगे बढ़े। सेल नियतांक का जो निर्धारण है वो कैसे होता है? तो सेल नियतांक का निर्धारण चूंकि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को सरलता से ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः सेल स्थिरांक का जो निर्धारण है परोक्ष विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता को चालकता से भाग दे देते हैं। विशिष्ट चालकता कप्पा को चालकता यानी कि C से आप भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल नियतांक मिल जाएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि C जो होता है वो क्या होता है? R का इनवर्स होता है, यानी कि हम जानते हैं कि C जो है वो 1/R होता है। तो आप इसको कप्पा इंटू R भी लिख सकते हैं। यानी कि सेल नियतांक यदि आपको प्रतिरोध के रूप में निकालना हो तो विशिष्ट चालकता को जब आप प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल नियतांक मिल जाएगा, जिसका जो मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होगा। आगे बात करें तुल्यांकी चालकता की, तो किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक में, ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। यानी कि एक निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के विलयन के एक निश्चित आयतन में कितने ग्राम तुल्यांक आयन उपस्थित हैं, वही उसकी जो चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की जो चालकता है वही क्या कहलाएगी बेटा? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। और इसको लैम्डा EQ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो रिलेशन क्या है विशिष्ट तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में? कि विशिष्ट विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान उसकी विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के घन सेंटीमीटर में आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात तुल्यांकी चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता इंटू ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का 1 घन सेंटीमीटर आयतन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा? तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी, जिसको आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो कि भाई तुल्यांकी चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता और वॉल्यूम कितना? 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का घन सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में है ना, सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम है वो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी? तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर VEQ जो है वो विलयन का घन सेंटीमीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम घुला हुआ है। बोलिए 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को घोल करके आप जो है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को घोल करके उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर विलयन ले लेते हो तो उससे आप जो है विशिष्ट चालकता को मल्टीप्लाई करके इसकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो तुल्यांकी चालकता कितनी होगी? बताओ, C ग्राम तुल्यांक इस तरीके से हो जाएगी कि नहीं? इसको लीटर में यदि प्रति लीटर में यदि विभक्त करना हो या आपको प्रदर्शित करना हो तो सांद्रता को आप C/V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सांद्रता ये देखिए, सांद्रता प्रति लीटर में अगर आपको निकालनी है तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता जो है वो कप्पा इंटू 1000 बटे सांद्रता, इस प्रकार से आप विशिष्ट चालकता जो है वो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो C जो है यहाँ पर क्या है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित है वही क्या है? यहाँ पर C है। और इस C को आप जो है नॉर्मलता से भी डिनोट कर सकते हैं। ये N क्या है? यहाँ पर नॉर्मलता है। ये N जो है वो यहाँ पर क्या है बच्चे? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता में इसको आप N भी लिख सकते हो। और नॉर्मलता जो होती है वो क्या होती है आप जानते हो अच्छी तरीके से, जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था वहाँ से हमने जो प्राप्त की थी नॉर्मलता, उसी को आपने यहाँ पर C या N से डिनोट किया है। तो जो तुल्यांकी चालकता है वो क्या होती है? कप्पा इंटू 1000 बटे नॉर्मलता। तो तुल्यांकी चालकता की इकाई जो है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स होती है। इसको ओम इनवर्स को आप सीमेंस भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो और ग्राम तुल्यांक का ग्राम तुल्यांक ही रहेगा। तो ये इसकी SI पद्धति में इकाई हो जाएगी। आगे बात करें अगर हम मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता यानी कि मोलरता पर निर्भर होने वाली जो चालकता होती है उसी को आप मोलर चालकता कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किन्हीं 2 समानांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो तो इसके द्वारा उत्पन्न चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। और इसे लैम्डा m से या म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। म्यू से बहुत कम प्रदर्शित किया जाता है, ज़्यादातर तो लैम्डा m से ही प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मोलर
एक मोलर जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो विद्युत अपघट्य की जो विद्युत अपघट्य का की जो सांद्रता है वो किन पदों में होनी चाहिए, मोलरता के पदों में हो। और कितना विलियन होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml विलियन की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी बेटा, मोलर चालकता कहलाएगी। जैसे तुल्यांकी चालकता आपने निकाली थी। तो मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, अब यहाँ से देख लेंगे। तो किसी विलियन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल यदि उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता और उसके आयतन का जो गुणनफल होगा वही मोलर चालकता होगी, बिल्कुल वैसे के वैसे। और ये मोलर चालकता का विलियन जो है अगर प्रति लीटर में, अगर ग्राम मोल प्रति लीटर में लिया जाए तो m/1000 इस तरीके से आप इसको वॉल्यूम को लिख सकते हो। तो ये भी क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। यहाँ पर m क्या है, मोलरता है। तो मोलर चालकता को साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में व्यक्त किया जाता है, यही इसकी इकाई है बेटा। ठीक है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में भी संबंध हो सकता है। भाई तुल्यांकी चालकता क्या थी, लैम्डा E बराबर K इंटू 1000/n, और मोलर चालकता क्या थी, लैम्डा m बराबर K इंटू कप्पा इंटू 1000/m थी। ये भी कप्पा वो भी कप्पा। अब इन दोनों को, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को एक दूसरे से अगर भाग देंगे तो बताओ लैम्डा m बटे लैम्डा EQ आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता करेंगे तो बताओ n/m कर देंगे। बोलो कप्पे से कप्पा और 1000 से 1000 तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो बताओ नॉर्मलता बटे मोलरता ही तो बचेगी। और नॉर्मलता क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांक, नॉर्मलता होती है विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और मोलरता होती है मोलों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि विद्युत अपघट्य का द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार, और इसको आप लिख सकते हैं मोलों की संख्या को द्रव्यमान बटे अणुभार। बताओ द्रव्यमान से द्रव्यमान भी कट जाएगा तो तुल्यांकी भार बटे अणुभार ही तो बचेगा, n/m। तो यहाँ पर लैम्डा m/EQ का जो मान है वो अणुभार बटे तुल्यांकी भार बचेगा, जिसकी वैल्यू, जिनको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आएगा n। और n यहाँ पर संयोजकता गुणक होता है। इस संयोजकता गुणक से यदि आप लैम्डा EQ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, मोलर चालकता मिल जाएगी। यानी कि n से अगर आप तुल्यांकी चालकता को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर चालकता मिल जाएगी, और अगर इसका भाग दे देते हैं तो आपको तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। आ गई क्या बात समझ में, यानी कि लैम्डा m निकालना है तो EQ के साथ में n मल्टीप्लाई कर दो, और EQ निकालना है तो n को मोलर चालकता जो है उससे डिवाइड कर दो। अतः स्पष्ट है कि यदि विद्युत अपघट्य के अणुभार तथा तुल्यांकी भार यदि समान हो तो उनकी मोलर तथा तुल्यांकी चालकताएं भी लगभग समान होती हैं, अन्यथा नहीं। अगर ये ऐसा कब होगा, जब अपघट्य के अणुभार और तुल्यांकी भार समान हो, जब एक ही विद्युत अपघट्य यदि लिया जाए। अलग अलग विद्युत अपघट्य लोगे तो अलग अलग निकलेगी बेटा। ठीक है, चालकता का मापन यदि हम देखें तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि किसी विलयन की चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अगर विलयन का प्रतिरोध हम ज्ञात कर लें तो बताइए उसकी चालकता भी तो ज्ञात की जा सकती है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक ब्रिज लिया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की विधि ली जाती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की विधि को हम देखते हैं। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की जो विधि है, इसमें आप क्या करते हो, आप सबसे पहले तो विलयन को, जो चालकता सेल है उसको आप लेते हो सबसे पहले। मतलब आपको जिस भी विद्युत अपघट्य का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको आपको किस में लेना पड़ेगा, चालकता सेल में लेना पड़ेगा। तो चालकता सेल क्या होता है कि एक क्वार्ट्ज कांच का पात्र होता है। चालकता सेल जो है वो एक क्वार्ट्ज कांच का पात्र होता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की क्या चढ़ी हुई होती है, परत चढ़ी हुई होती है। और प्लेटिनम की ही प्लेट जो है इलेक्ट्रोड का भी काम करती है। ये देखिए आप इस तरीके से प्लेटिनीकृत प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड भी लगे हुए हैं और ये अंदर से भी प्लेटिनम से लेपित होती है। ठीक है, जिससे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के परिपथ में विद्युत संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं, विद्युत संपर्क स्थापित करने के लिए। ये प्लेटें सेल के एबोनाइट खोल द्वारा, किसके द्वारा, एबोनाइट खोल द्वारा अच्छे से जुड़ी हुई रहती है। अब एबोनाइट खोल क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से एक खोल चढ़ाया जाता है कि केवल यही यहाँ से जो विद्युत का संपर्क है वो स्थापित करें, बाकी पूरे इलेक्ट्रोड में विद्युत संपर्क स्थापित ना हो पाए। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, ये एबोनाइट का खोल लगा देते हैं ताकि इसके आसपास का जो है वो
वहाँ पर जो है करंट नहीं लगे, एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए। तो एबोनाइट खोल द्वारा अच्छे से जुड़ी हुई होती है ताकि प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी जो है वो भी निश्चित रहे। यार आप किसी चीज़ को ऐसे खोल करके, अब जैसे पेन है, पेन के ऊपर रिफिल के ऊपर वो खोल होता है, कवर होता है, खोल कवर इसलिए होता है ताकि रिफिल जो है वहाँ से हिले नहीं और जो वहाँ पे करंट भी नहीं आए। तो ये इसको यहाँ से ना हिलने डुलने के लिए क्या लगाया जाता है, एबोनाइट का खोल लगाया जाता है। तो चालकता सेल के कई डिज़ाइनों में उपलब्ध है, मतलब चालकता सेल के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। अब आपको कौन सा वाला चाहिए आप अपने हिसाब से पसंद करते हो। आपको ऐसा वाला चाहिए तो ऐसा ले लो, यहाँ पर संबंधक तार लगा हुआ है, नहीं तो ऐसा वाला लगा हुआ होता है तो इससे आप ले लो। अब ये संबंधक तार जो है यहाँ से लंबा लंबा तार निकला हुआ होता है, इस तार को जो है व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं अभी देखे थे, देखो ये रहा चालकता सेल, इस चालकता सेल को थर्मोस्टेट में रख दो, यहाँ से जो वो संबंधक सेल निकल रहे थे उन तारों को इधर और इधर जोड़ दो। और ये क्या है, पतंग के शेप का, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ऑलरेडी 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं और चौथे प्रतिरोध के लिए यहाँ पर जगह होती है जिसको शून्य विक्षेप सूचक यंत्र की सहायता से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक पी जो नल पॉइंट डिटेक्टर वगैरह जो है वो, या हेडफोन वगैरह जो भी यहाँ पर लगाना है अपन लगा सकते हैं। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके साथ में जिस भी विद्युत अपघट्य का आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको जोड़ देते हैं। तो चालकता सेल में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दिष्ट धारा, डीसी करंट को कभी भी आप नहीं लगाएंगे, आप हमेशा एसी करंट को ही लगाएंगे। दिष्ट धारा को आप नहीं यूज कर सकते, प्रतिरोध प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग यहाँ पर करना है। क्यों, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दिष्ट धारा के कारण इलेक्ट्रोडों पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है तथा ध्रुवण प्रक्रिया भी उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों ही चीजों से बचने के लिए यहाँ पर दिष्ट धारा की जगह पर प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और व्हीटस्टोन सेतु परिपथ में गैल्वेनोमीटर के स्थान पर शून्य विक्षेप सूचक यंत्र नल पॉइंट डिटेक्टर लगाते हैं, जिससे कि जो विक्षेप की जो स्थिति है वो कहाँ आए, शून्य पर आकर के हम उसको सेट कर देते हैं। या फिर इसकी जगह पर आप हेडफोन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडफोन का इस्तेमाल करने पर क्या है कि आप उसको शून्य विक्षेप पर ला सकते हैं। हेडफोन आप लगाओगे कान में और जहाँ पर आपको सबसे कम ध्वनि सुनाई दे वहाँ पर ला करके इसको सेट कर देना है और फिर इसको चालकता सेल से जोड़ करके प्रतिरोध को ज्ञात कर लेना है। प्रतिरोध ज्ञात किस प्रकार से किया जाता है, तो विधि यह है कि जिस विलयन की चालकता ज्ञात करनी है उसे चालकता सेल में भर दो, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में जोड़ दो। परिवर्तनीय जो प्रतिरोध है उसको R2, परिवर्तनीय जो प्रतिरोध है R2 को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। वही जो नल इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पर R2 में जो है क्या आमने सामने वाला, इसको आप बिल्कुल शून्य विक्षेप की स्थिति पर लेके आ जाओ। शून्य विक्षेप की स्थिति पर लेके आना है, या फिर हेडफोन का प्रयोग करते हैं तो न्यूनतम ध्वनि सुनाई देने वाली स्थिति को ही शून्य विक्षेप मानते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं, R1/R2 बराबर जो प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है उसको स्मॉल r/R3 के नाम से अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो R1/R2 ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये अपॉन ये, मतलब R1/R2 बराबर ये छोटा r जो यहाँ से प्राप्त होगा वो बटे R3। इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से जो आप है r का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो R1 × R3/R2 यहाँ से हो जाएगा, जहाँ पर r जो है उस विलयन का प्रतिरोध है अतः विद्युत अपघट्य का ही प्रतिरोध है। अब अगर इसकी चालकता ज्ञात करनी तो मतलब 1/R को इसकी चालकता बोलेंगे, तो इस सूत्र को आप उल्टा करके R2/R1 × R3 लिख देंगे। इस प्रकार से आप जो है किसी भी विद्युत अपघट्य का व्हीटस्टोन की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, जिससे आप चालकता का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उपरोक्त सूत्र जो है विद्युत चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है और विद्युत चालकता का मान ज्ञात करने पर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य के सांद्रण की सहायता से तुल्यांकी, मोलर सब तरह की चालकताएं ज्ञात कर सकते हो। एक बार चालकता ज्ञात हो, फिर सबसे पहले तो प्रतिरोध अगर ज्ञात हो गया तो चालकता ज्ञात हो जाएगी, चालकता ज्ञात हो गई तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता भी अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। आगे की बात करते हैं। अब एक बात होती है चालकता जल। अब ये चालकता जल है क्या, वही चालकता के मापन के लिए प्रयुक्त किया गया अत्यधिक शुद्ध जल चालकता जल है। कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भैया जिसमें आपने आपके विद्युत अपघट्य को घोल करके सॉल्यूशन बनाया है ना। वही जल, अत्यधिक शुद्ध जल जो है वही क्या है, आपका कंडक्टिविटी वाटर या चालकता सेल है। इसकी चालकता अशुद्धियों की अनुपस्थिति के कारण लगभग नगण्य होती है। भाई आप अगर किसी विद्युत अपघट्य को पानी में घोल रहे हो तो बताओ, पानी की खुद की अगर चालकता होगी तो वो उस विद्युत अपघट्य की चालकता को और बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें पानी की चालकता भी मिक्स हो जाएगी। तो पानी की जो
चालकता है वो कैसी होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। वही क्या कहलाता है, आपका चालकता जल कहलाता है। और इसकी चालकता 18 डिग्री सेल्सियस पर 4.3 × 10⁻⁻8 ओम इनवर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि चालकता जल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल को भी चालकता मापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु इस स्थिति में विलयन की जो विशिष्ट चालकता है उसमें से जल की विशिष्ट चालकता को घटाकर ही काम में लिया जाएगा। यानी कि यथार्थ चालकता प्राप्त तब होगी जब जल की चालकता को आप माइनस करेंगे। सीधी सी बात है, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस करना ही पड़ेगा। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? अंतरायनिक आकर्षण। मुझे एक बात बताइए, विद्युत अपघट्य के बीच में दो विद्युत अपघट्य हैं, है ना। एक विद्युत अपघट्य है जो कि दो आयनों से मिलकर के बना हुआ है, मान लीजिए NaCl से मिलकर के बना हुआ है। अब Na+ में और Cl- में यदि अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होंगे तो बताओ Na+ और Cl- अलग अलग नहीं हो पाएंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल यदि बढ़ेंगे तो चालकता कम हो जाएगी ना। तो अंतराण्विक आकर्षण बल अगर अधिक है तो चालकता कम हो जाएगी। दूसरी, विलायक की ध्रुवीयता। जितना विलायक के अधिक ध्रुवीय होने पर आयनन तथा चालकता अधिक हो जाएगी। यार जितना अधिक ध्रुवण विलायक में होगा, यानी कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है। तो यानी कि इस 80 होने का मतलब क्या है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को या तोड़ने में, यानी कि आयनिक कंपाउंड को के आयनन को बढ़ाना, है ना, वही क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि आपने एक आयनिक कंपाउंड लिया NaCl, अब NaCl के मध्य जो विद्युत आकर्षण है, अंतरायनिक आकर्षण जो है, इसको यदि कोई विलायक जितना प्रतिशत कम कर दे, जैसे 100% अगर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, और जल में आपने इस NaCl को घोल दिया, तो NaCl जैसे ही जल में जाएगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो 80% तक कम हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल में इसका जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो 80% तक कम हो जाता है, इसलिए जल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो जिन विलायकों की जो पोलैरिटी है वो ज़्यादा होगी, उनमें जो आयनन जो होगा वो भी अधिक हो जाएगा, और आयनन अधिक होने पर चालकता भी अधिक हो जाएगी। अगर हम माध्यम की श्यानता की बात करें तो श्यानता क्या है, बहने के गुण को प्रतिरोध करता है। अब हमें तो आयन जो है वो बहने, जितने ज्यादा बहेंगे उतनी ज्यादा चालकता आएगी, तो श्यानता तो बहने को रोक रहा है, यानी कि श्यानता अगर अधिक होती है तो चालकता घटती है। तापमान की बात करें तो भाई तापमान बढ़ाने पर आयनों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है, और आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से विद्युत अपघट्य जो चालक होते हैं उनकी चालकता भी बढ़ती है। और विलयन की सांद्रता की हम बात करें तो विलयन की सांद्रता बहुत कम होने पर अंतराण्विक आकर्षण जो है बहुत कम हो जाता है, और मोलर चालकता सीमांत मान पर पहुंच जाती है। इसे अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। प्रत्येक विद्युत अपघट्य के लिए इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। अब कंसंट्रेशन के साथ साथ जो आपकी कंडक्टेंस है वो कैसे परिवर्तित हो रही है, ये देखो। विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता तनुता पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा आप पानी डालते जाएंगे, आयनों को जो है बहने के लिए उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलेगा, और अंतराण्विक आकर्षण बल उतने ही कम होते चले जाएंगे, और चालकता बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए, तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ती है? सीधी सी बात तो यहाँ पर हुई कि तनुता में वृद्धि होने पर अंतराण्विक आकर्षण बल तथा विलयन के प्रभावित होने की दर जो है उसमें कमी आती है, अतः विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि आयनन की दर बढ़ जाती है, इस कारण विद्युत चालकता का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि तनुता बढ़ाने पर विद्युत चालकता का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन कर देंगे, डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा चालकता का मान भी वैसे वैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन अब लोगों को ज़्यादा मिलने वाले, अंतराण्विक आकर्षण कम होने वाले हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ेगी। परंतु विशिष्ट चालकता, तुल्यांक की चालकता, मोलर चालकता, इन सब पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है वह देखेंगे। तो विशिष्ट चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है या तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत अपघट्य के विलयन की जो तनुता है उसको बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान बेटा घट जाता है। यानी कि अगर आप तनुता बढ़ाते हैं, तनुता यदि आप बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो प्रति इकाई आयनों की जो संख्या है उसमें कमी आएगी।
अब प्रति इकाई आयनों की संख्या में यदि कमी आएगी तो बताइए कप्पा तो कम हो ही जाएगा ना, क्योंकि कप्पा तो बोल ही क्या रहा है कि प्रति इकाई आयतन में जितने ज्यादा आयन होंगे कप्पा का जो मान है वो उतना ही अधिक प्राप्त होगा। अब कप्पा का मान ही कम हो गया क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई, तो तनुता बढ़ाने पर कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकत्व का मान जो है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार तुल्यांकी और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है तनुता का, क्योंकि तनुता के कारण 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य वाले विलयन की विशिष्ट चालकता और विलयनों के आयनों का गुणनफल का परिणामी मान जो है वो बढ़ जाता है, जो मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता को बढ़ा देता है। तो तनुता में वृद्धि के साथ विलयन में आयनों की संख्या लगातार तब तक बढ़ती है जब तक कि विद्युत अपघट्यों के विलयन पूर्ण रूप से आयनित न हो जाए, और तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान जो है वो बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का जो मान है वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम तुल्यांक जो है उसमें विलयनों की जो विशिष्ट चालकता है उसमें अगर आप आयतन का गुणनफल अगर करते हो तो परिणामी जो मान है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो परिणामी मान है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोलर चालकता भी बढ़ जाती है और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ जाती है। विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है। बताओ, तनुता बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तनुता बढ़ाओगे तो आयतन भी बढ़ेगा, परंतु आयनों की संख्या में तो वृद्धि आयतन की तुलना में कम हो जाएगी। यार आयन थोड़ी बढ़ रहे हैं, आप तो तनुता बढ़ा रहे हो। तनुता बढ़ा रहे हो यानी कि आप जल मिलाए जा रहे हो। अब जल मिलाए जा रहे हो तो NaCl तो उतना का उतना ही है, तो बताओ आयनों की संख्या में थोड़ी ना वृद्धि हो रही है। तो इसलिए विलयन के इकाई आयतन में आयनों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। भाई आप एक बात बताओ, आपने 1 गिलास में 1 चम्मच शक्कर घोल दी, है ना। अब 1 गिलास में 1 चम्मच शक्कर ढोली, थोड़ा थोड़ा मीठा लग रहा था। अब आप उस 1 गिलास को 1 बाल्टी भर के पानी में ढोल आओ, है ना, तो वो पानी थोड़ी ना मीठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो सिर्फ जल की मात्रा बढ़ाई है, आपने जो है वो विद्युत अपघट्य का मान थोड़ी ना बढ़ाया है ना। वो तो आपका उतना का उतना ही है। तो क्या होगा, जैसे जैसे तनुता बढ़ेगी विद्युत अपघट्य में जो आयन है उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। कम होने की वजह से यहाँ पर इकाई आयतन में कमी आएगी। तो जब विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है तो मोलर और तुल्यांकी चालकता के मान में वृद्धि रुक जाती है। अतः जो तनुता है यह तनुता अनंत तनुता कहलाती है। अनंत तनुता पर यानी कि बहुत सारा पानी ही पानी है, पानी डालते जाओ। घर में दाल बनी, 4 लोगों की दाल बनी थी, 40 लोग आ गए तो पानी डाल दे तो दाल दिखेगी भी नहीं, है ना। तो अनंत तनुता वाली स्थिति ये आ जाएगी। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता जो है उन्हें सीमांत तुल्यांकी चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं, यानी कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। सीमांत मोलर चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता कहते हैं कब, जब आपने बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया हो, इतना ज्यादा डाइल्यूशन के जो विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो नगण्य रह जाए, तो उस स्थिति पर जो चालकता है वो क्या कहलाएगी, सीमांत तुल्यांकी या मोलर चालकता कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता पर सांद्रता या तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, प्रबल विद्युत अपघट्य जो है उनका 100% आयनन हो जाता है। क्या होता है उनका 100% आयनन हो जाता है। अब 100% आयनन होने का मतलब है कि कम सांद्रता परास में प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता इस समीकरण का अनुसरण करती है। अब ये समीकरण क्या है, मोलर चालकता किसी कंसंट्रेशन पर, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता यदि आपको निकालनी है तो मोलर चालकता अनंत तनुता पर कंसंट्रेशन जब 0 हो जाएगी, अरे पानी डालते ही जाओगे तो कंसंट्रेशन जो है वो तो 0 ही हो जाएगी ना बेटा। कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी यानी कि अनंत तनुता वाली स्थिति है। तो अनंत तनुता में से जब आप इसको माइनस करोगे a+b इंटू लैम्डा m इनफाइनाइट इंटू √c, इसको जब आप माइनस कर दोगे ना, यानी कि अनंत तनुता और किसी कंसंट्रेशन पर लैम्डा m है ना मोलर चालकता है ना, किसी कंसंट्रेशन C पर ये मोलर चालकता है। ये कभी भी मोलर चालकता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो सकती है क्या? अरे यार, अनंत तनुता पर और ये कभी समान हो सकते हैं ना? नहीं हो सकते, ये बहुत ज्यादा है। इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? a+b कम कितना करना पड़ेगा वो बताया जा रहा है। कम करना पड़ रहा है इतना, कितना? a+b
इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट अंडर रूट सी को भी इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये इतना जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और इस मल्टीप्लाई किए हुए को जब आप अनंत तनुता में से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, है ना, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता इज इक्वल टू अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस इतना इतना इतना। और ये जो इक्वेशन थी किसने दी थी बेटा, डी बाई हकल ऑन-सोगर समीकरण इसको कहा जाता है, डी बाई हकल ने दी थी इसलिए इसको डी बाई हकल ऑन-सोगर कहा जाता है। यहाँ पर जो ए प्लस बी इंटू लेमडा एम है ना बेटा, ये वाला जो था फॉर्मूला लेमडा एल ए प्लस बी लेमडा एम इनफाइनाइट जो था, इसको एक छोटे नियतांक b से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पर b जो एक नियतांक है उसका मान ये होता है, और यहाँ पर जो a नियतांक और b नियतांक है इन्हें डी बाई हकल स्थिरांक भी कहते हैं। a का मान यहाँ से प्राप्त होता है 82.4 बटे dt 1/2 नीटा, और b की वैल्यू है 8.20 इंटू 10 की पावर 5 dt इंटू 3/2। अगर यहाँ से बात की जाए कि भाई d क्या है तो परावैद्युत स्थिरांक है, t क्या है यहाँ पर एब्सोल्यूट तापमान जो कि केल्विन में होता है, मोलर सांद्रता पर माध्यम की जो श्यानता होती है उसको नीटा से डिनोट करते हैं, टी तो तापमान है बेटा, है ना, और मोलर सांद्रता सी के पर जो श्यानता होती है उसको नीटा से डिनोट किया जाता है, और लेमडा एम जीरो जो इनफाइनाइट जो है वो अनंत तनुता या जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता का जो सीमांत मान है उसे डिनोट किया जाता है। तो भैया यहाँ से लिमिट आप निकाल सकते हो कि लिमिट कंसंट्रेशन जो है उसको कहाँ तक लेके जाना है, जीरो तक लेके जाना है, यही लिमिट है। तो लेमडा एम बराबर लेमडा एम इनफाइनाइट, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। अब जब आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर एक मोलर सांद्रता तथा डेल्टा सी, मोलर सांद्रता तथा अंडर रूट सी के मध्य एक ग्राफ अगर आप खींचते हो तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अगर इस ग्राफ को आप खींचते हो तो सांद्रता परास में, निम्न सांद्रता परास में ग्राफ कैसा आता है, रेखीय ग्राफ आता है। देखो आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, एक कैसा ग्राफ आता है, रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, परंतु उच्च सांद्रता परास में यह रेखिकता से कुछ विचलन दर्शाता है। देखो कुछ विचलन प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर। अब इस ग्राफ को डेल्टा अंडर रूट सी बराबर 0 तक बढ़ाकर, यानी कि ये जो ग्राफ था ये ऐसा था, यहाँ से चालू हो रहा था, देखिए जहाँ पर डॉट बना हुआ है वहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्यों की बात हो रही है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो ये ग्राफ प्राप्त होता है वो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आपको प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ पर इसकी सांद्रता की परास को यदि निम्न रखा जाए या कम सांद्रता परास रखी जाए तो यहाँ पर हमें एक रेखीय ग्राफ इस तरह से मिलता है। अब इस रेखीय ग्राफ को अंडर रूट सी की वैल्यू को 0 तक, यानी कि इस पॉइंट तक यदि बढ़ाया जाए, यहाँ तक अगर बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा प्लॉटेशन अगर इसका किया जाए तो फिर यहाँ पर सी का जो मान है वो कैसा है, 0, और सी का मान 0 होने का मतलब ये अनंत तनुता वाली स्थिति है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आप अनंत तनुता पर लेमडा एम का मान प्राप्त कर सकते हैं, यह इस ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। परंतु यही ग्राफ अगर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए बनाया जाए तो देखो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अंडर रूट सी और लेमडा एम के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे, अब पहली बात तो क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए आपने अंडर रूट सी का मान पे जब चालकता निकाली तो वो ऊपर आई थी, तो सीधी सी बात है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो दुर्बल वो बहुत कम आयनित होते हैं। इसके कारण के लेमडा एम और लेमडा इक्यू का मान भी कम प्राप्त होता है। देखो इसके लिए लेमडा एम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यहाँ प्राप्त हो रही थी, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए यहाँ पर प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, अतः इस स्थिति में तनुता पर लेमडा एम भी तेजी से बढ़ता है, चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए निम्न सांद्रता परासों में लेमडा एम तथा अंडर रूट सी के मध्य रेखीय आलेख प्राप्त नहीं होता, अतः लेमडा एम इनफाइनाइट का मान इस आलेख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब आपने जब देखा था तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ग्राफ को जब हमने ऐसे ऐसे करके बढ़ाया था तो हम एक्स्ट्रा प्लॉटेशन से यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहाँ पर आप प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए लेमडा एम इनफाइनाइट का मान जो है प्राप्त कर सकते थे। परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों में जैसे जैसे तनुता का मान बढ़ाया जा रहा है, जो चालकता का मान है वो एकदम से बढ़ जाता है, और एकदम से बढ़ने की वजह से ये ग्राफ जो है अरेखीय प्राप्त होता है। और अब आप इसको कितना ही आगे बढ़ा लो, कभी भी आपको लेमडा एम इनफाइनाइट वाली स्थिति प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार नहीं किया जा सकता। अतः इसके लेमडा एम इनफाइनाइट का मान जो है कोलराउस नियम की सहायता से परिकलित किया जा सकता है। इसकी सहायता से तो नहीं परिकलित किया गया, परंतु कोलराउस नियम जो है उसके द्वारा आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो
दुर्बल विद्युत अपघट्यों की लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब कॉलर-राउश नियम क्या है वो देखते हैं। कॉलर-राउश का जो नियम है वो क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, यानी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट पर, लैम्डा कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, यानी कि कंसंट्रेशन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, सांद्रता कैसी होनी चाहिए, 0। जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। यानी कि अगर आपको किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, क्योंकि वो 100% आयनन नहीं हो रहा है, अब 100% आयनन नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसकी मोलर चालकता कैसे निकालोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या 0 कंसंट्रेशन पर। उसको निकालने के लिए कॉलर-राउश ने क्या बोला कि भाई उनके जो इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि भाई किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर उसकी तुल्यांकी चालकता जो है उसके धनावेशित आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और उसके ऋणावेश की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यदि इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की। मतलब क्या हुआ है टोटल मिला के बाद, अगर लैम्डा एम के मामले में बात की जाए तो दूसरे शब्दों में किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्यों के द्वारा दिए जाने वाले धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। मतलब अगर NaCl तो क्या प्रबल विद्युत अपघट्य है ना, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का मैं उदाहरण लेती हूँ यहाँ से। दुर्बल विद्युत अपघट्य को जैसे ये रहे आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, यहाँ पर जैसे CH3COOH भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, AgCl भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसमें से आप कोई सा भी ले लीजिए। मान लीजिए मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यदि मोलर चालकता आपको निकालनी है अनंत तनुता पर, तो आप क्या करोगे, अमोनियम आयन की मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस OH माइनस आयन की मोलर चालकता इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। ये कहा जा रहा है कॉलर-राउश के द्वारा। इस तरीके से जो है मतलब जो भी विद्युत अपघट्य जिन धनावेशित आयन में जिन ऋणावेशित आयनों में टूटा है उनकी अनंत तनुता आप कहीं से निकाल के ले आओ और उन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपको उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी प्राप्त कर पाएंगे। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता इस प्रकार से प्राप्त करना है कॉलर-राउश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लैम्डा जो इनफाइनाइट है वो मोलर चालकता है, n प्लस जो है प्रति सूत्र इकाई में वियोजन के पश्चात प्राप्त धनायनों की संख्या है, और n माइनस का मतलब है प्रति सूत्र इकाई में वियोजन के पश्चात प्राप्त ऋणायनों की संख्या है। आप तो कुछ नहीं, NaCl के लिए अगर देखें तो देखो कॉलर-राउश का जो ये आयनों का स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई NaCl है, अब NaCl के लिए n प्लस कितना है 1 और n माइनस कितना है 1, ठीक है। Al2SO4 होल थ्राइस के लिए देख लो, एल्यूमिनियम आयन कितना मिल रहा है 2 और सल्फेट आयन कितना मिल रहा है 3, तो 2 + 3 यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर NaCl के लिए अगर देखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसी प्रकार इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि अनंत तनुता पर Al3+ तथा SO4 2- की तुल्यांकी चालकताएं दी हुई है कितनी 189 तथा 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अनंत तनुता पर Al2SO4 की तुल्यांकी तथा मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न को इसके अनुसार हल करके बताते हैं और मैं अपने तरीके से भी हल करके इसको आपको बताऊंगी। तो Al3+ आयनों की तुल्यांकी चालकता कितनी बेटा, इतनी, और SO4 की तुल्यांकी चालकता कितनी दे रखी, इतनी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी Al2SO4 की निकालनी है, तो बताओ एल्यूमिनियम कितना मिल रहा है Al2SO4 में, एल्यूमिनियम सल्फेट को यदि आप तोड़ते हैं तो आपको 3 मोल Al3+ आयन मिलते हैं और 2 मोल SO4 2- आयन मिलते हैं। बोलिए ऐसा होता है ना। तो 3 मोल का मतलब है 1/3 अनंत तनुता पर Al3+ की चालकता प्लस 2 मोल का मतलब है 1/2 अनंत तनुता पर SO4 2- की चालकता। तो इसकी चालकता कितनी थी 189 थी और इसकी चालकता कितनी थी 160 थी। जब आप इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स आ जाएगा। और मोलर चालकता अगर यहाँ से निकालनी है तो मोलर चालकता में जो संयोजकता गुणक है n, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से मोलर चालकता भी प्राप्त हो जाएगी। कॉलर-राउश नियम के जो अनुप्रयोग हैं वो देखो। पहला ही अनुप्रयोग क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण करता है। जैसे
ये सब क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। इन सभी के मान जो हैं लैम्डा m और √c के जो आलेख हैं इनके द्वारा ज्ञात नहीं किए जा सकते, उसका एक्सट्रापोलेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके आयनन की दर बहुत कम होती है, दुर्बल है इस वजह से। और इनकी मोलर चालकता का मान इनके समान आयन रखने वाले प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। इसको क्यों प्राप्त नहीं होता है, इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण ये रहा आपके सामने कि एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान की गणना अगर हाइड्रोक्लोरिक सोडियम एसीटेट तथा सोडियम क्लोराइड जैसे प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान से किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, आपको यह एसिटिक अम्ल दिया हुआ है। अब एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, परंतु यहाँ पर आपको HCl भी दिया हुआ है जो कि एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और NaCl भी जो है वो क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और CH3COO भी क्या है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल सॉल्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। तो ये सब क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। अब ये प्रबल विद्युत अपघट्य जब टूटेंगे तो बताओ HCl जो है वो H+ का मान, H+ की अनंत तनुता का मान देगा और Cl- की अनंत तनुता का मान देगा। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल जो है वो एसीटेट आयन का और H+ आयन का अनंत तनुता पर मान देगा। इसी प्रकार जो सोडियम एसीटेट है वो सोडियम आयन का और एसीटेट आयन का अनंत तनुता पर मान देगा कि नहीं देगा। और आपको प्राप्त क्या करना है, एसिटिक अम्ल का। अब एसिटिक अम्ल का यदि हमें प्राप्त करना है तो मुझे एक बात बताइए, एसिटिक अम्ल का प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करने के लिए एसीटेट आयन की मोलर चालकता पता होनी चाहिए और H+ की मोलर चालकता पता होनी चाहिए। अब ये एसीटेट अम्ल कहाँ से मिला, इस वाली इक्वेशन से मिला। H+ कहाँ से मिला, इस वाली इक्वेशन से मिला। और NaCl का जब आपने तोड़ा तो Na+ का अनंत तनुता पर मान और Cl- का अनंत तनुता पर मान मिलेगा। तो जो जो हमें चाहिए उनको प्लस कर देंगे और जो नहीं चाहिए उसको हम माइनस कर देंगे। यानी कि इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को आप प्लस कर दोगे और उसमें से आप इक्वेशन 4 को माइनस कर दोगे। तो समीकरण 2 व 3 का योग करने तथा समीकरण 4 का योग में से घटाने पर जो समीकरण 1 है वो प्राप्त हो जाएगी। बताओ, इस Na से ये Na कट जाएगा, इस Cl से ये Cl कट जाएगा। इनके मान जो है भाई ये प्लस के हैं दोनों और ये दोनों माइनस के हैं। तो बताओ, माइनस का Na प्लस के Cl- से कट, प्लस के Na+ से कट जाएंगे। ये प्लस वाला ये माइनस वाला आपस में कट जाएंगे, ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, एसीटेट आयन और H+ आयन ही आपको मिलेंगे। तो λm∞ ऑफ HCl प्लस λm∞ ऑफ CH3COO माइनस λm∞ ऑफ NaCl, इसको आप जब करोगे तो λm∞ ऑफ CH3COOH आपको मिल जाएगा। और एसिटिक अम्ल की जो अनंत तनुता है उस पर मोलर चालकता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मोलर चालकता को प्राप्त करने के लिए ये भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि आपको अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के λm∞ के मान दिए हुए इतने इतने और इतने क्रमशः, यानी कि इसका इतना और इसका इतना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन के लिए λm∞ जो है आप ज्ञात कर सकते हो। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हो भाई, अमोनियम क्लोराइड जो है, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपने को प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता अमोनियम आयन की प्राप्त करनी होगी और अनंत तनुता पर मोलर चालकता हाइड्रोक्साइड आयन की प्राप्त करनी होगी। बोलो, प्राप्त करनी होगी कि नहीं होगी। अब ये दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे, इससे मिलेंगे और इससे मिलेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देना। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो आप प्लस कर दोगे और इसको माइनस कर दोगे। तो इसको प्लस और इसको माइनस करोगे तो जो भी मिलेगा आपको वो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता। बोली बात समझ गए क्या। आगे बढ़ते हैं। वियोजन की मात्रा भी इससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि वियोजन की मात्रा क्या है कि भाई किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात है, किसी सांद्रता पर तुल्यांकी किसी सांद्रता पर, देखो किसी भी तनुता पर या किसी भी सांद्रता पर एक ही बात है, सांद्रता बोलनी है तो उल्टी और तनुता बोलनी है तो उल्टी। जैसे जैसे तनुकरण बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता कम होगी। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता
तथा अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता का जो अनुपात है वही क्या होती है, वियोजन की मात्रा अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, अल्फा या इसको कोटि भी कहा जाता है। तो वियोजन की मात्रा की गणना चालकताओं से की जा सकती है। आगे चलते हैं, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक भी यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। आयनन स्थिरांक कैसे, जैसे आपके पास में कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है ए बी, जो कि किसमें टूटा, ए प्लस में और बी माइनस में। प्रारंभिक सांद्रता इसकी मान लीजिए कि सी थी, प्रारंभिक सांद्रता इसकी कितनी थी, सी थी, और इसकी कोई सांद्रता नहीं थी, और ए की और बी की कोई सांद्रता नहीं थी, परंतु विलयन में विद्युत अपघट्य ए बी का जो प्रारंभिक सांद्रण सी था, तो बाद में इसका जो साम्य सांद्रण होगा वो इस प्रकार से होगा, भाई इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा और इसका सी अल्फा और इसका सी अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। सी अल्फा और सी अल्फा बनने पर इसके सी में से 1 माइनस अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन जो है पहले 1 थी बाद, और इनकी कोई कंसंट्रेशन नहीं थी, इसमें से कुछ मोल वियोजित हुआ। ये इस प्रकार से मैं इसको लिख देती हूँ, ए बी जो है वो ए प्लस में और बी माइनस में टूटे। प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए इसकी 1 मोल थी, 1 मोल में से, और प्रारंभिक सांद्रता ए प्लस की और बी माइनस की कुछ भी नहीं थी। ठीक है, बट कुछ समय के पश्चात, साम्य सांद्रण के पश्चात, इसमें से कुछ मोल कम हो गए, वियोजित हो गए। तो बताइए इसके कुछ मोल बनेंगे और इसके भी कुछ मोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यदि मैं इनकी सबकी सांद्रता निकालूं, मोलों को मैं अगर सांद्रता निकालना चाहूं, तो मुझे बताओ इसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। इसको भी सी से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको भी सी से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ए बी की जो सांद्रता होगी सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ए की सांद्रता सी अल्फा और बी की सांद्रता भी सी अल्फा आ जाएगी। तो साम्यावस्था स्थिरांक का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इस तरीके से लिख दूंगी, तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, एक से कट जाएगा, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा यहाँ से बच जाएगा। अब ये 1 माइनस अल्फा जो है, इसके मान को यदि किसी सांद्रता सी पर वियोजन की कोटि जो है वो इस प्रकार होती है, तो बताओ आप सी अल्फा की जगह पर ये इसका मान रख देंगे। इसका मान रखने पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, यानी कि के ए इज इक्वल टू सी इंटू लेमडा एम, किसी भी कंसंट्रेशन पर लेमडा एम का स्क्वायर अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस लेमडा एम सी। इस प्रकार से आप जो है वो के ए का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और लेमडा एम सी क्या है, किसी कंसंट्रेशन सी पर मोलर चालकता। अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण भी यहाँ से किया जा सकता है। किस प्रकार से करेंगे, जो बहुत अल्प विलेय लवण हैं, बहुत कम घुलते हैं किसी भी विलायक में, उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता को इस संबंध के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि लेमडा एम इनफाइनाइट बराबर वी प्लस लेमडा प्लस इनफाइनाइट प्लस वी माइनस लेमडा माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर अल्प विलेय लवण के संतृप्त विलयन की चालकता मापकर इसे लवण की चालकता को निम्न संबंध द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब लवण की सांद्रता निकालनी है तो विलयन की सांद्रता में से लवण का कप्पा यदि आपको निकालना है, इसे लवण की चालकता के लवण से डिनोट किया जाता है। तो के अगर लवण आपको प्राप्त करना है तो के विलयन में से के जल आपको माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर के जल जो है वो लवण का संतृप्त विलयन में के बनाने के लिए प्रयुक्त जल की चालकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चालकता जल जो है वो अगर आपको प्राप्त नहीं हो तो आप जो है सामान्य जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामान्य जल का इस्तेमाल करने पर विलयन की सांद्रता में से जल की सांद्रता या विलयन की जो चालकता है उसमें से जल की चालकता को घटा करके आप लवण की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो लवण की चालकता ज्ञात करने के लिए 1000 इंटू कप्पा ऑफ लवण अपॉन सी आप निकाल सकते हो। सी क्या है यहाँ पर, मोलरिटी। ठीक है, ये भी कप्पे है, क्योंकि अगर विशिष्ट चालकता की बात हो रही है तो इसको कप्पा बोलेंगे। ठीक है, तो अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण इस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर Cm की वैल्यू जो है उसको आप m, अब ये देखो ये जो Cm था उसकी वैल्यू जो है आप यहाँ से लिख सकते हो। क्या है वैल्यू, इस तरीके से ये रही। अब यहाँ पर Cm क्या है, संतृप्त विलयन में अल्प विलेय लवण का सांद्रण। जल का आयनिक गुणनफल भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर H प्लस आयनों की जो आयनिक मोलर चालकता है वो कितनी दी हुई है बेटा, इतनी दी हुई है। 25 डिग्री सेल्सियस पर
25 डिग्री सेल्सियस पर H प्लस आयनों की जो आयनिक मोलर चालकता है वो इतनी दी हुई है और OH की आयनिक मोलर चालकता इतनी दी हुई है। अब इसको जब आप जोड़ दोगे तो बताइए जल का आप जो है चालक अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर लोगे कि भाई H प्लस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस OH माइनस की अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो कितनी आएगी 548.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल की जो विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा, विशिष्ट चालकता कप्पा, चालकता C का मान इतना है तो मोलरता जो है वो कितनी आ जाएगी, कप्पा इंटू 1000 बटे लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H2O, ये अपन ने अभी निकाला है इतना है और कप्पा जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो बताइए मोलरता निकल जाएगी कि नहीं। और मोलरता कितनी आई, मोलरता को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है इसलिए 1.01 × 10⁻⁻7 ग्राम आयन लीटर। जल का आयनिक गुणनफल यदि आपको करना है पता तो आप कैसे करोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन था H2O वो एक कांस्टेंट होता है तो K इंटू W आप कर दोगे, या वाटर का भी कांस्टेंट जो है वो KW आप इस तरीके से रख दोगे, इसको H2O भी लग देते हैं K इंटू H2 ऐसे भी लिख देते हैं इसको। तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन के गुणनफल के बराबर होगा, तो गुणनफल के बराबर होगा तो इसको आप गुणा करके इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः 25 डिग्री ताप पर जल के आयनिक गुणनफल की गणना कॉलर-राउश नियम की सहायता से आराम से हम कर सकते हैं। तो ये कॉलर-राउश नियम के कुछ क्या थे, अनुप्रयोग थे। अब विद्युत अपघटन को हम समझते हैं। विद्युत धारा के द्वारा विद्युत अपघटन के विघटन की क्रिया जो है वो विद्युत अपघटन कहलाती है। यह विद्युत अपघटन जो है विद्युत अपघटनी सेल जो है उसमें संपन्न होता है जिसे आप वोल्ट मीटर भी कहते हैं बेटा। इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। देखो पहला काम क्या है, वोल्ट मीटर लेते हैं या विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, वो क्या करती है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अतः वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसके द्वारा जो है आप विद्युत अपघटन की क्रिया को आराम से समझ सकते हैं। किस प्रकार से, विधि देख लीजिए। विद्युत अपघटन के लिए 2 इलेक्ट्रोड इस तरीके से द्रव में स्थापित किए जाते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत विभव लगाते हैं तो धनात्मक आयन कैथोड की ओर तथा ऋणात्मक आयन जो है वो एनोड की ओर पहुंचता है। तो अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर उदासीन, मतलब क्या होता है, धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल जाता है, न्यूट्रल में परिवर्तित हो जाता है, और ऋणायन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर जो है न्यूट्रल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है या उदासीन परमाणु में बदल जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की कमी या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। भाई कोई भी धनायन या कोई भी ऋणायन जब एनोड पर जाएगा, मान लीजिए कि कोई ऋणायन एनोड पे गया तो ऋणायन जो था, मान लीजिए कि ये ऋणायन B- था, ये कहाँ गया, एनोड पे गया है ना, एनोड पर B- गया। तो बताइए B जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके B में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, उदासीन परमाणु में बदल जाएगा ना। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कम हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीकरण नहीं होकर के क्या हुआ है, यहाँ पर इसका अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। और धनावेश क्या करता है कि A+ धनावेश जो है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। तो धनायन जो है वो तो कैथोड पर जाने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उदासीन परमाणु में परिवर्तित होता है, और उदासीन परमाणु में परिवर्तन के दौरान यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी यहाँ पर मैंने रिडक्शन गलत लिख दिया है, ये काट देना थोड़ा सा। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, देखो बेटा क्या होता है, ऋण आयन जो है यानी कि B- आयन जो है वो क्या करता है, ऋण आयन एनोड पर जा रहा है। एनोड पर जाने के दौरान ये B में परिवर्तित हो रहा है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है यानी कि माइनस से ये कहाँ जा पहुंचा, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में जा पहुंचा। तो इसका मतलब इसका क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि एनोड पर जाने वाले आयन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जबकि कैथोड पर क्या हुआ है बच्चों,
देखिए कैथोड पर क्या हो रहा है, धनावेश जा रहा है। मान लीजिए धनावेश जा रहा है कैथोड पर, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में परिवर्तित हो रहा है, ए, यानी कि न्यूट्रल परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। न्यूट्रल परमाणु में परिवर्तन के दौरान इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या का घटना ही क्या कहलाता है, अपचयन हो रहा, अपचयन कहलाता है। यानी कि किसी भी जो विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर इस तरीके से परिवर्तन होता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की प्रक्रिया संपूर्ण हो रही है। दूसरी तरफ एनोड, ये वही वाली बात यहाँ पर समझाई हुई है। तो इस संपूर्ण परिवर्तन को प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। ये जो ए माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन दे करके ए में परिवर्तित हुआ है और बी जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके बी में परिवर्तित हुआ है। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो ये परिवर्तन है ये प्राथमिक परिवर्तन कहलाता है। और अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है वहां पर प्राप्त किया गया विभव जो है वो अपचयन विभव कहलाएगा, और ऑक्सीकरण जहां पर हो रहा है वहां पर वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। उदासीन परमाणु में परिवर्तित होने को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण विभव कहा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित होने वाले जो अपचयन वाली जो प्रक्रिया है उस पर प्राप्त होने वाला जो विभव है वो अपचयन विभव कहलाएगा। और इस संपूर्ण परिवर्तन को प्राथमिक परिवर्तन कहेंगे। और प्राप्त उत्पाद भी प्राथमिक उत्पाद कहलाएगा। प्राथमिक उत्पाद इसी रूप में भी एकत्रित हो सकता है या फिर पुनः परिवर्तित होकर अणु या यौगिक का निर्माण कर सकता है। अब यौगिक का निर्माण कर लिया या इसी रूप में रह गया तो ये क्या बन जाएगा, द्वितीयक उत्पाद बन जाएंगे। और ये जो परिवर्तन होगा ये द्वितीयक परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि अगर ये एज इट इज परमाणु जो है इलेक्ट्रोड पर जाकर के इकट्ठे होते तो प्राथमिक उत्पाद बना रहे, बट ये प्राथमिक उत्पाद जो है वो आपस में कोलैबोरेट होकर के किसी यौगिक का या अणु का निर्माण करते हैं तो वो द्वितीयक उत्पादों का निर्माण करते हैं और इसे द्वितीयक परिवर्तन कहा जाता है। तो वोल्टमीटर में विद्युत अपघट्य के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है। मतलब एनोड से कैथोड की ओर अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है तो धारा का प्रवाह इसकी उल्टी दिशा में होता है। तो विद्युत अपघटन के लिए ई सेल जो है वो ऋणात्मक तथा डेल्टा जी जो है वो धनात्मक प्राप्त होता है। डेल्टा जी का मान धनात्मक प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन के उत्पाद किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, उसकी सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की प्रकृति भी कैसी है कैसी नहीं है, भाई ध्रुवित है या अध्रुवीय है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है और प्रवाहित आवेश घनत्व की जो दिशा है उस पर भी प्रभावित होता है ना, उस पर भी निर्भर करता है उत्पाद क्या बनेगा। और प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, कौन से इलेक्ट्रोड आपने लिए हैं, आपने प्लेटिनम जैसे कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यदि लिए हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड लिए हैं या क्रियाशील इलेक्ट्रोड लिए हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया विधि है इसको अब हम समझेंगे। क्रिया विधि पर विद्युत अपघटन की क्रिया विधि में आप देखिए कि विद्युत अपघटन जब करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन जो है वो कैथोड की ओर और ऋणायन जो है वो एनोड की ओर गमन करते हैं। अब एनोड पर क्या उत्पाद बनेंगे और कैथोड पर क्या उत्पाद बनेंगे इसके बारे में हम देखें। पहले हम लेते हैं गलित सोडियम क्लोराइड और इसका हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो इसका विद्युत अपघटन कराने पर आपको Na+ आयन मिलेगा और Cl- आयन मिलेगा। Na+ आयन जो है वो कैथोड की ओर जाएगा और Cl- आयन जो है वो धन आवेशित एनोड की ओर गमन करेगा। तो कैथोड पर Na+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु के रूप में निक्षेपित हो जाएगा और Cl- आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 गैस का निर्माण यहाँ पर करेगा। तो एनोड पर क्या होगा, Cl- जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 गैस का निर्माण करेंगे और 2 Cl मिलकर के Cl2 गैस को यहाँ से मुक्त कर देंगे। इसी प्रकार कैथोड पर Na+ जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर Na धातु के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा। परंतु अगर संगलित सोडियम क्लोराइड के स्थान पर यदि हम जलीय विलयन NaCl का लेते हैं तो जलीय विलयन लेने पर क्या होता है बेटा, जलीय विलयन लेने पर Na+ तथा Cl- के साथ साथ H+ और OH- भी कुछ मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जिनका विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर तो क्या होगा, Cl- जाएगा और Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके देने की कोशिश करेगा, जिसकी वोल्टता जो है वो कितनी आएगी, जिसका जो विभव है वो कितना आएगा, -1.36 वोल्ट आएगा। ऐसे ही H2O का जो O2- है, इसके रूप में जब H+ यहाँ से निकलेगा और इस दौरान होने वाला जो विभव है वो कितना आएगा, -1.23 वोल्ट आएगा। यदि NaCl का सांद्र विलयन उपयोग में लाया जाता है तो भाई मुख्य उत्पाद के रूप में Cl2 प्राप्त होगी। Cl2 क्यों प्राप्त होगी, क्योंकि इसकी वोल्टता कैसी है, वो ज्यादा है इसकी अपेक्षा। तो
जिसकी वोल्टता अधिक होती है उत्पाद के रूप में वही आपको प्राप्त होता है। तो मुख्य उत्पाद के रूप में Cl2 ही प्राप्त होगी, परंतु तनु विलयन का यदि उपयोग करते हैं तो Cl2 के स्थान पर O2 प्राप्त होगी। तनु विलयन के लिए O2 और सांद्र विलयन के लिए Cl2 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अति वोल्टता के कारण हो रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है? दो Na जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Na के रूप में निक्षेपित हो रहे हैं, जिसकी वोल्टता जो है इतनी आ रही है, और H2 जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में और OH माइनस के रूप में विभक्त हो रहा है, जिसकी वोल्टता जो है, जिसका विभव जो है वो इतना आ रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई उपरोक्त के समान तनु NaCl विलयन प्रयुक्त करने पर अति वोल्टता के कारण Na के स्थान पर H2 मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? अति वोल्टता की हो रही है। अति वोल्टता की वजह से क्या होगा? Na के स्थान पर H2 मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, और यहाँ पर अति वोल्टता के कारण Cl2 के स्थान पर O2 यहाँ पर आपको मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ विद्युत अपघट्यों के विद्युत अपघटन क्रम में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार आप देखेंगे कि भाई जलीय NaCl आप लेंगे तो मुख्य कैथोड के ऊपर जो मुख्य उत्पाद होगा वो हाइड्रोजन होगा, और एनोड के ऊपर Cl2 प्राप्त होगा। जबकि गलित NaCl में क्या हो रहा है? Na जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर Cl मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब ये उत्पाद निर्माण की जो कसौटी है ये क्या है कि भाई उत्पाद निर्माण किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? तो विद्युत अपघटन की क्रियाविधि द्वारा गलित विलयनों के अपघटन को समझाया जा सकता है, परंतु इनकी सहायता से अनेक लवणीय विलयनों के विद्युत अपघटन की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो विद्युत अपघटन की जो व्याख्या है, अभिक्रिया है, उसकी उत्पाद निर्माण जो है निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं? कैथोड पर उन पदार्थों का अपचयन आसानी से होता है जिनका मानक अपचयन विभव अधिक होता है। मानक अपचयन विभव जिनका ज्यादा होगा उनका कैथोड पर अपचयन होगा, है ना। और यदि धनायन के मानक अपचयन विभव का मान जल की तुलना में कम होता है तो कैथोड पर जल अपचयित होता है। तो टोटल मिला के बात ये हुई है कि भाई कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर क्या हो रहा है कि जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव अधिक है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यदि धनायन के मानक अपचयन विभव का मान जल की तुलना में कम होता है, यदि हम जल के मानक अपचयन विभव की बात करें, यदि जल के मानक अपचयन विभव की तुलना में इसका यदि कम है तो जल अपचयित होगा कैथोड पर। इस कहने का मतलब है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, चाहे जल हो या जो भी आपने आयन लिया है वो हो, उनमें से जिसका ज्यादा होगा वही जाकर के वहां पर प्रोडक्ट का निर्माण या उत्पाद का निर्माण वहां पर करेगा। दूसरी बात, वे पदार्थ जिनका मानक अपचयन विभव का मान कम होता है एनोड पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि एनोड पर कौन ऑक्सीकृत होंगे? जिनके मानक अपचयन विभव का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जिनका कम होगा, वे एनोड पर क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाएंगे। यानी कि उनका क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यदि जल के मानक अपचयन विभव का मान ऋणायन से अधिक है, यानी कि अगर H2O यानी कि जल के मानक अपचयन विभव का मान जो है वो अधिक है आयन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, यदि जल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? अधिक है तो जल एनोड पर ऑक्सीकृत होगा। तो एनोड पर कौन ऑक्सीकृत होगा? आपकी बार जल ऑक्सीकृत होगा। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जल या आयन में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा कैथोड पर, और एनोड में भी जल या आयन में से जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ऋणायन से अधिक हो तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कैथोड पर उन पदार्थों का अपचयन आसानी से हो रहा है जिनका मानक अपचयन विभव ज्यादा है, परंतु उन आयन के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और जल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से यदि जल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैथोड पर जल अपचयित होगा, और उधर भी आप देखेंगे कि यदि इन दोनों में से जल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मानक अपचयन विभव यदि ज्यादा है, तो एनोड पर जल ऑक्सीकृत होगा और O2 का निर्माण करेगा। अति वोल्टता क्या होती है कि भाई विद्युत अपघटन के दौरान जो कैथोड पर धातु आयनों पर जमा होने के लिए वोल्टेज की जितने वोल्टेज की आवश्यकता है
उस लगभग मानक इलेक्ट्रोड विभव के समान होती है। हालांकि गैसों के एकत्रित होने के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के सैद्धांतिक मान की तुलना में अतिरिक्त वोल्टेज की आवश्यकता होती है। यानी कि जब आप गैसों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो गैसों के इकट्ठे होने के लिए आपको अधिक वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। यही क्या कहलाता है, यह अतिरिक्त वोल्टेज ही क्या कहलाता है बेटा, आवश्यक वोल्टेज ही क्या कहलाता है, अति वोल्टता या बबल वोल्टता भी इसे कहते हैं। विभिन्न आयनों का निक्षेपण इलेक्ट्रोड पर उस समय होता है जब तक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे विद्युत धारा बंद कर दिया जाएगा यह क्रिया भी बंद हो जाएगी। तो टोटल मिला के जो अति वोल्टता है, अति वोल्टता यानी कि जितना आवश्यक है उससे अधिक वोल्टेज की यदि आवश्यकता है तो उसे ही क्या कहा जाएगा, अति वोल्टता कहा जाएगा। विद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, धातुओं के संचारण को रोकने में होता है। जल के विद्युत अपघटन से H2 गैस का जो निर्माण होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल के निर्माण में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत लेपन विधि में कम क्रियाशील धातुओं आदि के शोधन में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आप देख ले। माइकल फैराडे ने 1883 में विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे। फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम क्या है कि इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है उसमें जितनी आवेश आपने प्रवाहित किया है, जितना करंट आपने दिया है उसके समानुपाती होगी। यानी कि W बराबर जो है वो Q, W जो है मतलब पदार्थ की जो मात्रा है, एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आवेश के समानुपाती है। अब आप जानते हैं वी नो दैट आवेश बराबर I इंटू टी है ना, तो हम जो है इसको WIT इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको I इंटू टी है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं या मैं इस नियतांक के साइन को हटाऊंगी तो मुझे यहाँ पर एक नियतांक लगाना पड़ेगा जो कि होगा Z। अब ये जो Z है बच्चों वो समानुपातिक स्थिरांक है। इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, जिसका मान Z बराबर E/96500 होता है। अब क्योंकि आपने W बराबर ZIT लिखा तो Z की जगह पे अपन इसका मान रख सकते हैं E/96500। अब 1 कूलाम यदि जो आपने आवेश प्रवाहित किया है वो यदि 1 कूलाम है तो W जो है वो Z के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि W बराबर ZIT होता है और IT का मतलब जो है वो Q होता है इंटू इसको मैं Z लिख दूं। यदि 1 कूलाम आवेश यदि प्रवाहित किया जा रहा है तो प्राप्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो अतः 1 कूलाम धारा प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले तत्व का ग्राम में भार उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यदि दक्षता भी अगर दी हुई हो तो फिर आप इसको क्या कर देंगे, N/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और विद्युत दक्षता प्राप्त कर लेंगे। तो विद्युत दक्षता किसके बराबर आती है, विद्युत धारा में प्रयुक्त किया गया वास्तविक आवेश बटे प्रवाहित आवेश इंटू 100। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर विद्युत दक्षता प्राप्त कर सकते हो। या फिर उत्पन्न हुआ द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान जो उत्पन्न होना चाहिए था, यानी कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू इंटू 100। इस तरीके से आप जो है दक्षता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की यदि हम बात करें तो जब विद्युत धारा समान मात्रा में विभिन्न भट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो मात्राएं हैं उनके तुल्यांक की द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यानी कि क्या हो रहा है, जो प्राप्त होने वाला अमाउंट है, जो सब्सटेंस का जो अमाउंट है, जो भी आपको प्राप्त होने वाला का द्वितीय नियम क्या बोलता है बेटा कि समान विद्युत धारा यदि समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जा रही है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्राएं है ना वो उनके तुल्यांक की द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक E के जो है वो समानुपाती होती है। यानी कि प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो उसके तुल्यांक की द्रव्यमान के बराबर होती है। तो W1/W2 बराबर E1/E2 करके हम इसको लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि W जो है वो ZIT होता है, तो Z1IT/Z2IT के रूप में इसको प्राप्त किया जा सकता है। IT से IT के मान जो है वो कट जाएंगे तो Z1/Z2 = E1/E2 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर किसी तत्व का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है उसके तुल्यांक के भार के समानुपाती प्राप्त हो रहा है। समानुपाती है तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाएगा जो कि होगा F, और F क्या है, F96500 कूलम होता है। F क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है। यदि किसी अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के भाग लेने पर अभिक्रिया में यदि 1 फैराड विद्युत धारा उत्पन्न होती है या नष्ट होती है तो 1 फैराडे का जो मतलब है वो है 1F का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अवोगाद्रो की संख्या के बराबर, और इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू अवोगाद्रो संख्या यदि लें तो हमें 1 फैराड का मान प्राप्त होगा। अब 1 फैराड का मान जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और नंबर ऑफ अवोगाद्रो,
इलेक्ट्रॉन का आवेश और नंबर ऑफ अवोगाद्रो का जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपस में इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये अवोगाद्रो संख्या, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, लगभग 96500 कूलम। तो 1 फैरेड जो है उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा, 96500 कूलम यहाँ से प्राप्त होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।